हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक व्हाट आफ्टर डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक। यानी कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, क्या हम पे करियर ऑप्शंस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे स्टूडेंट्स के लिए या पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। तो आज हम इसमें पूरा बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जॉब में क्या पॉसिबिलिटीज है, आपकी हायर एजुकेशन में क्या पॉसिबिलिटीज है। किसी को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ कैसे वो अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी करे, तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा। जो अभी तक जहां तक मैंने रिसर्च करी है यूट्यूब पे, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है इस पे, है ना। तो जैसा कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काफी सेमिनार्स वगैरह करे हैं, तो 5 से 10% बच्चों को ही क्लियरिटी रहती है अपने करियर के लिए, बाकी बच्चे अवेयर नहीं है। मेन थिंग इज अवेयरनेस। अगर बच्चों में अवेयरनेस आ जाए तो वो अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। मान लो ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है और आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आप गोल तक तो पहुंचोगे, जाते 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 आप यहाँ तक गोल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अलग अलग रास्ते हो सकते हैं गोल तक पहुंचने के लिए, ऐसे भी आप पहुंच सकते हो। तो हम ये बताएंगे कि क्या ऐसा रास्ता होना चाहिए जो डायरेक्ट आपको गोल तक ले जाएगा, ठीक है। इससे क्या बचेगा, इससे आपका टाइम बचेगा, आपकी मनी बचेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके हायर एजुकेशन के बारे में, या आप इसके बाद जॉब कर सकते हो उसके बारे में। फिर हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन आफ्टर डिप्लोमा, जॉब आफ्टर डिप्लोमा, गवर्नमेंट जॉब। और इसमें हम पूरी वीडियो में देखेंगे प्लानिंग फॉर द ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। तो ये वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर दूं। मेरा नाम राहुल चौकियाल है, मैं बिलोंग करता हूं उत्तराखंड से, और पास्ट 7 ईयर्स से मैं करियर काउंसलिंग एंड टीचिंग के फील्ड में हूँ, जिसके कारण मैंने काफ़ी कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को काउंसलिंग दी है। तो मैं यही देख पाता हूँ कि बच्चों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो इस चीज़ को मैंने स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले टॉपिक लिया है डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आपको जो भी मैंने डिटेल्स आपके बताई वो मैं 1 बाय 1 इसको डिस्कस करूँगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं आपकी हायर एजुकेशन। पहले तो हम ये देख लें कि भाई डिप्लोमा के बाद आप कर क्या सकते हो, ठीक है। जो मोटे मोटे तौर पे कहा जाए, आप पे दो चीजें। पहला चीज है आप पे हायर एजुकेशन, और दूसरी चीज है आप पे जॉब, है ना। फिर हायर एजुकेशन में क्या क्या, ये मैं आपको अभी हायर एजुकेशन के अंदर बताऊंगा। और जॉब में कई ऑप्शन है, प्राइवेट का भी ऑप्शन है, आप पे गवर्नमेंट का भी ऑप्शन है। और गवर्नमेंट में भी कई ऑप्शन होते हैं, सेमी गवर्नमेंट पीएसयू हो गए, उसके अलावा तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक इन चीजों को हम देखते जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहे, तो आपको लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो आपको शायद अभी तक ना पता हो, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, हायर एजुकेशन आफ्टर डिप्लोमा। अभी मैं इसे डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो अब हम आते हैं हायर एजुकेशन आफ्टर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, ठीक है। आपको पता है कि आपकी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक 3 इयर्स की है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है आपका बीटेक का, बैचलर इन टेक्नोलॉजी या बैचलर इन इंजीनियरिंग। वैसे ये होती है 4 इयर्स की, ठीक है। बट
जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनके लिए एक होती है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री में आपका जो बीई बीटेक हो जाता है वो होता है 3 इयर्स का। यानी कि जो आपको फर्स्ट ईयर होता है बीटेक का या बीई का, वो नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है सेकेंड ईयर में। ठीक है, फिर आप 3 इयर्स पूरा करके आप क्या हो जाते हैं, डिग्री होल्डर। तो देखिए, सबसे अच्छी बात जो डिप्लोमा वालों के लिए है आजकल मार्केट में, उन पर दोनों ऑप्शन है। अगर वो हायर एजुकेशन कर लेते हैं तो उन पर डिग्री भी हो जाएंगे और वो डिप्लोमा भी हो जाएंगे। तो दोनों तरीके की वैकेंसी दे कैन फिल। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, पहले बीटेक वाले भी डिप्लोमा की हर पोस्ट को भर देते थे, बट अब कई जगह सरकार ने रोक लगा दी कि डिप्लोमा वाले डिप्लोमा भरेंगे। ठीक है, बीटेक वाले उनकी पोस्ट पे नहीं आ सकते, उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता था, सारे बीटेक वाले डिप्लोमा की पोस्ट भर के सब जेई में कूद जाते थे, है ना। अभी मैं बताऊंगा जेई क्या होता है, एई क्या होता है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसके बाद अगर बीटेक के बाद आदमी सोचता है तो वो क्या कर सकता है, बीटेक के बाद वो एमटेक कर सकता है। ठीक है, एमटेक के बाद आगे रिसर्च की फील्ड है, पीएचडी है, तो एमटेक के लिए उसको लिखना पड़ता है गेट का एग्जाम। ठीक है, गेट का एग्जाम लिख के आप आईआईटी एंड आईआईटीज एंड एनआईटीज में जा सकते हैं, जो आपके सबसे बड़े कॉलेज है। जिनमें आपको मौका ना मिला हो बीटेक के बाद, बीटेक में आईआईटी या एनआईटी जाने का, तो एमटेक एग्जाम के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। और एक और हायर एजुकेशन का ऑप्शन आता है आप पे, एएमआई। बट अभी मैं उसे प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि एआईसीटीसी और एएमआई का बहुत सारा आ, आपस में कंट्रोवर्सन चल रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, कई कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस भी चलती हैं, इवनिंग क्लासेस में आप एडमिशन लेते हैं। या कई कॉलेज आपको ऐसा ऑप्शन भी देते हैं कि आप बीटेक में एडमिशन लीजिए, आप खाली जो मेंस आपके एग्जाम है उसके लिए आएंगे। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा कि बीटेक में एडमिशन लेके आपको क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, बीटेक में एडमिशन लेके एक तो आपको फायदा है कि आप डिग्री होल्डर हो जाते हो। ठीक है, डिग्री होल्डर हो गए। अब जो आपने 3 साल यहाँ पे गुजारे, उसमें आप क्या तैयारी करोगे, आप जेई लेवल की, यानी जूनियर इंजीनियर लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और विद इन 1 to 2 years में उसको कंप्लीट करके आप एक जेई की पोस्ट पा सकते हो। ठीक है, तो जो जूनियर इंजीनियर बनते हैं वो कौन होते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स। और जो आपके उसके बाद एक ऑप्शन होता है एई का, है ना, एई या जिसे आप एसडीओ भी कहते हो, ये बनते हैं आपके बीटेक के बाद असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिवीजन ऑफिसर। तो आपको दो फायदे हैं, आप जैसे ही बीटेक करोगे आप एई के लिए भी compete कर सकते हो। नहीं तो जनरली अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जेई से अगर आपको बनना है तो कम से कम 15 से 20 साल का समय आपको लग जाएगा, है ना। और बीटेक करने के बाद आप पे एक मौका है कि आप 3 इयर्स के बाद एई के एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये फायदा है आपको बीटेक डिग्री करने का, है ना। तो आप पहले सोचें समझे, अगर बीटेक डिग्री में जा रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि मैं साथ में अपनी जूनियर इंजीनियर की गवर्नमेंट एग्जाम्स लेवल की तैयारी भी करता रहूं। नहीं तो 3 साल खाली बीटेक करना कोई उसका फायदा नहीं है। आप अपना 1-2 साल में अपना एक पेपर निकाल दो तो आप पे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो आगे आप कुछ भी कर सकते हो। बीटेक के बाद एई के पेपर, एई के साथ आप गेट के एग्जाम भी देख सकते हो, गेट के बाद आप एमटेक में भी जा सकते हो। ठीक है, एमटेक के अलावा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है ना, उसे वैसे ईएससी कहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो आपका कराता है यूपीएससी। ठीक है, इसमें आप सीधे ग्रेड 1 ऑफिसर बनते हैं,
सीधे ग्रेड 1 ऑफिसर, जो ग्रेड आपको एक आपके जिलाधिकारी का होता है, एक डीएम का होता है, वो ग्रेड आपको मिलता है, तो वो आफ्टर बीटेक आप ये कर सकते हैं। तो बीटेक करने के दो ऑप्शन आप पे ऑप्शंस हैं। आप किसी ज्यादातर ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहाँ पे आपको अटेंडेंस के लिए कोई बहुत ज्यादा बाध्य ना किया जाए, है ना। एडमिशन आपको ये ना कहा जाए आपको रोज अटेंडेंस लगानी है। आपका मेन फोकस फोकस होना चाहिए अपनी तैयारी पे और अपने सब्जेक्ट क्लियरेंस पे, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके बीटेक में आने हैं वो ऑलरेडी काफी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, 70% वो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो। अगर 30% एक्स्ट्रा है ना, तो ज्यादातर जो आएगा इसी 70% में आएगा। जो भी आपका एग्जाम होगा 30% में से कम आएगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, पर कम आएगा। तो आपको बीटेक में बहुत ज्यादा अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप अगर अपनी तैयारी करते रहोगे तो आपके ये सब्जेक्ट भी जो उसमें आएंगे वो सारे आपके कवर होते रहेंगे। ठीक है, ये था हमारा कि हायर एजुकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, पर हायर एजुकेशन के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी आप जरूर रखें। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है जॉब आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आपसे। अब हम आएंगे आपके जॉब वाले सेक्शन। जॉब, ठीक है, जॉब आपकी दो तरीके की हो सकती है। एक तो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी आपकी डिप्लोमा की ब्रांचेज है सबके लिए ऑप्शन है कि वो प्राइवेट में इजीली जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट को मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं। गवर्नमेंट सेक्टर मेरे जो मैंने एनालाइज किया है वो तीन टाइप का होता है। एक तो आपका स्टेट गवर्नमेंट, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं, आप उत्तराखंड में रहते हैं, यूपी, सबका स्टेट की एक गवर्नमेंट है, उसके कुछ कुछ डिपार्टमेंट है। और एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने अपने अलग अलग एग्जाम कराती है, कौन कौन से एग्जाम कराती है। ठीक है, जैसे स्टेट में अलग डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, तो सेंट्रल में होता है सीपीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग आपके डिपार्टमेंट जिसमें आपकी जॉब्स निकलती है। इसके अलावा आपके होते हैं पीएसयू। ठीक है, पीएसयू होते हैं आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ये क्या होता है, इनमें होल्ड तो गवर्नमेंट का रहता है, पर पूरे जो शेयर्स होते हैं वो मिनिमम 51% शेयर्स किसके पास होने चाहिए, गवर्नमेंट के पास। तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीएसयू कहलाती है। आपने सुना होगा, आप डेली अपना पेट्रोल भरवाते हैं तो आपने देखा होगा एचपीसीएल, एचपी पेट्रोल, आई आईओसीएल, ठीक है, इंडियन ऑयल, ये सब क्या है, आपकी पीएसयू कंपनी है। तो ये भी टाइम टू टाइम आपकी गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत ही आती है ये, और टाइम टू टाइम इनमें वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती है। ठीक है, अब देखो, अगर जो चीज कॉमन है गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए, वो है आपके टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज देखो बहुत जरूरी है, अगर आप प्राइवेट में जाते हो वहां पे भी और गवर्नमेंट के एग्जाम देते हो वहां पे भी। तो मेन चीज होती है आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे तो आप दोनों जगह के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रहा कि भाई प्राइवेट बेकार है, प्राइवेट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो गवर्नमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा लोगों को दिखता है कि यार सिक्योरिटी ज्यादा है ना, आपके आगे बहुत सारी चीजें होती हैं, फंड्स वगैरह, आपको फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से काफी रहती है rather देन प्राइवेट में। तो वन शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना। आप में गवर्नमेंट के लिए एक बार तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। ये नहीं कि भाई बाद में आपको ये मलाल हो कि यार मैंने गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं ट्राई किया। तो आपको गवर्नमेंट के लिए भी एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। चाहे आप प्राइवेट कर चुके हो तो एक बार तैयारी उसके लिए जरूर करें। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अब देखिए, ज्यादातर आपकी जो कोर ब्रांचेस है वो होती हैं आपकी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, जो आपकी ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब होती है वो मेनली इन ब्रांचेस में आती है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका
कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें जो गवर्नमेंट जॉब की है वो थोड़ा कम है, इनमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आपने डिप्लोमा किया किसी भी एक फील्ड में, किसी भी इनमें से किसी भी एक ब्रांच में किया है, मतलब कॉमन ब्रांचेज है, सदाबहार ब्रांचेज है जिनका नाम मैंने आपके सामने लिखा, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप बीटेक भी आपको इसमें करना पड़ेगा। कहीं कहीं ऑप्शन ये भी होता है कि आप बीटेक किसी और ब्रांच भी कर सकते हो। मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है ना, आपको लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब इसमें कम है, तो आप जो बीटेक है वो आप अपना सिविल में भी कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप डिप्लोमा के बाद बीटेक में अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, बीटेक में एंट्री के लिए जितने भी टेक्निकल बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट के टेक्निकल बोर्ड्स हैं, सब अपना लेटरल एंट्री का एग्जाम कराते हैं, एंट्री एग्जाम कराते हैं। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें लेटरल एंट्री के कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और आप कैसे कैसे बीटेक में डायरेक्ट जा सकते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जो अच्छी गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं लेटरल एंट्री के लिए। तो इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे आपको इनके बारे में भी नॉलेज मिलती रहेगी। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट जॉब कैसे शुरू करें प्रिपरेशन। ठीक है, अब यार हमने ये तो बता दिया गवर्नमेंट जॉब में जाना है, पर हमें यही नहीं पता है कि पैटर्न क्या है उसका। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर मैं कॉमन बताऊं तो जो गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है, उनमें जो पैटर्न होता है, आपको पहला पूछा जाता है टेक्निकल। आप जिस भी ब्रांचेस से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, है ना, वेदर कुछ भी हो सकती है, उसमें आपका टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। इसके साथ आ जाता है नॉन टेक्निकल। ठीक है, अब नॉन टेक्निकल में क्या क्या आ गया, आपका रीजनिंग सब्जेक्ट होता है ना। रीजनिंग सब्जेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होता है, बस ये क्या होता है, टू चेक योर कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड। ठीक है, आपका माइंड कितना तेज रिस्पॉन्स करता है, उसके लिए एक रीजनिंग का एक टेस्ट होता है जो इजी होता है। जनरल स्टडीज आपसे पूछी जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जो आप ये सब 10th लेवल का पूछा जाता है। कहीं कहीं आपसे मैथ्स भी पूछा जाता है ना। मैथ्स भी आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट ज्यादातर, जो आपने 10th तक पढ़ा है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और कहीं कहीं आपसे इंग्लिश भी पूछा जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो आगे मैं गवर्नमेंट जॉब को कैसे करना है, क्रैक क्या क्या होती है, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो दूंगा। अभी मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। इंग्लिश हो गया, कहीं कहीं आपके स्टेट गवर्नमेंट में हिंदी भी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर, हिंदी के मुहावरे, ये सारे। तो ये सब नॉन टेक आपको करना है। जो टेक्निकल आपका रहेगा वो रहेगा आपका 50 to 70%, है ना। और नॉन टेक्निकल आपका वेरी करता है 30 to 50% किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। आपको ये नहीं देखना है कि जी मैं खाली टेक्निकल में सुपर हूं तो मैं नहीं, अगर आपने नॉन टेक नहीं करा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये मैं आपको आज गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। खाली टेक्निकल के बलबूते पर वो समय नहीं रहा कि 100 नंबर का 100 नंबर टेक्निकल आ रहा है, नहीं। आपको मैं एग्जांपल अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, किस किस एग्जाम में क्या क्या होता है, तो कैसे कैसे जो फिक्स पैटर्न है उनके बारे में बता सकता हूँ। ये मैंने एक आपको एवरेज बता दी, जो भी स्टेट में, सेंट्रल में या पीएसयू में जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये चीजें जरूर आएंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे कैसे आती है। अब जैसे आपका एसएससी जेई का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक टिक करना है। उसमें 100 नंबर का आपका टेक्निकल आता है और 100 नंबर का आपका आता है नॉन टेक।
ये कितना हो गया देखो, 50-50% हो गया आपका। तो नॉन टेक में उसमें आया जीएस और रीजनिंग, ठीक है। फिर इसका एक दूसरा पेपर होता है, वो होता है आपका कन्वेंशनल। उसमें 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको राइटिंग राइटिंग टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो आप अपने एग्जाम्स में भी, सेमेस्टर एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, तो आपके हो गए 300 मार्क्स, ठीक है। ये पूरा टेक्निकल है। अब देखिए एसएससी जो जेई जो है वो आपके स्टैंडर्ड एग्जाम है। आप लोग पहले देखो, जाओ क्या क्या एग्जाम्स हैं। मैं आगे इसकी भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, तो सब्सक्राइब करें और आगे आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 300 मार्क्स, ठीक है। पर ये नहीं है कि खाली इसमें जीएस रीजनिंग पूछा तो सब जीएस रीजनिंग पूछ रहे, नहीं। अब जैसे मैं आपको आरआरबी की बात बताता हूँ, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड, जो रेलवे में जाना चाहते हैं जेई बन के जूनियर इंजीनियर, उनके लिए क्या है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका आता है जीएस, रीजनिंग और मैथ्स, जो मैंने बताया ये सब 10th लेवल का है। इसके बाद दूसरे पेपर में आपसे पूछा जाता है आपका टेक्निकल। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है नॉन टेक की। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ये वाला पेपर भी क्या हो जाएगा, जब इसको ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो यहाँ तक कैसे पहुंचोगे। तो नॉन टेक पे भी आपको इक्वली ध्यान देना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे पीएसयूज है, वो आपका नॉन टेक में, मान लो एक पीएसयू की मैं बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली मेट्रो जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि सबका पैटर्न तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, सबका अलग अलग पैटर्न है। पर मैंने आपको एक ऑन एन एवरेज बता दिया, 50 to 70 आपका टेक्निकल रहेगा, 30 to 50% आपका नॉन टेक रहेगा। अब मैं अगर दिल्ली मेट्रो की बात करूं, तो उसका जो पेपर होता है उसका पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है ना। पार्ट 1 जो रहता है उसमें खाली आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। जो ग्रामर वगैरह, अगर आपने वो इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करा तो आपका दूसरा पेपर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरे पेपर में पूछा जाएगा टेक्निकल, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स, जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट अधिकतर उसमें पूछा जाता है। तो देखो नॉन टेक की बहुत इंपॉर्टेंस है। नॉन टेक अगर आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी जेई नहीं बन सकते, ठीक है। नॉन टेक्निकल एक दो जगह है जहाँ खाली टेक्निकल ही आता होगा, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। बट जो एवरेज में बता रहा हूँ आपको, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जरूर लेना है, और आप हिंदी भी पढ़ते रहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में जो नॉर्थ साइड के एग्जाम है, जैसे उत्तराखंड, आपका यूपी हो गया, तो इन सारी जगहों पे हिंदी भी जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है जॉब्स के लिए। ये मैंने सारी आपको प्लानिंग बताई है कि आपको क्या करना है, इसमें कैसे करना है। मैं अपना जो भी, अगर कोई बच्चा मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी और अपनी एफबी आईडी का मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, और आप मेरे से उसके थ्रू मेल कर सकते हैं मुझे, मेरी आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके जवाब दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों को अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको अच्छा रहेगा, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग अच्छी नहीं है। तो वहां से मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको तैयारी करनी है कि आप जल्दी सफलता को पा सकें, ठीक है। क्योंकि देखो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मान लो ये एक सक्सेस ट्री है ना। पहले आप जेई बने, फिर आपने बीटेक कर लिया, तो आप एई और एसडीओ भी बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप एमटेक वगैरह करना है वो करिए, नहीं करना है मत करिए। इसके बाद आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो ग्रेड 1 सबसे बड़ी पोस्ट है इंजीनियर की किसी भी इंडिया में,
एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की सबसे बड़ी पोस्ट है, जो ग्रेड 1 ऑफिसर, जो रैंक आईएएस आईपीएस की होती है वो इनको मिलती है। तो देखिए जो सक्सेस है, सफलता कोई आपका अंत नहीं है, सक्सेस इज नॉट अ एंडिंग। तो आप जेई से, पर इसके लिए एक प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए, और वो मैं आपको गाइडेंस दूंगा। आप जब भी मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और जिस बच्चे को मुझे लगेगा ज्यादा चाहिए गाइडेंस, तो उसको मैं अपना फोन नंबर भी शेयर करूंगा, और मेरे से फोन पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से, मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।